नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम राजनीति। पड़ोसी देश नेपाल में ओली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल कभी भी यहां पर तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि राजधानी काठमांडू में सड़कों से लेकर संसद तक नेपाल के लड़के और लड़कियों ने कब्जा कर लिया है। हालात यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हैं और जैसे ही हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज यहां पर राजधानी काठमांडू में नजर आई। थर्रा उठी पूरी ये काठमांडू का शहर। सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी। वहां की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर पड़ोसी देश नेपाल से आई, जहां सोशल मीडिया बैन के खिलाफ लोगों का गुस्सा खुले विद्रोह में बदल गया। आंदोलनकारियों और पुलिस का सामना जैसे हुआ, तनाव बढ़ता चला गया और थोड़ी ही देर में नौजवानों की भीड़ ने वहां की संसद पर हमला कर दिया। देखते ही देखते नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर खून की होली खेली जाने लगी। सेना की गोलियों से कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिसके बाद ये आंदोलन और उग्र हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, रबर की गोलियां और हवाई फायर का भी इस्तेमाल किया। नेपाल में इस प्रदर्शन की अगुवाई जनरेशन जेड यानी 18 से 30 साल के युवा कर रहे हैं। बारह 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी सोमवार सुबह संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद सेना को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक ओली सरकार ने 3 सितंबर को सोशल मीडिया बैन किया था, जिसके तहत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगा दी गई। दावा किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई, जिसके बाद इन साइट्स को बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन दावा किया गया कि इससे नेपाल के लाखों लोग प्रभावित हुए और फिर जनरेशन जेड यानी कि 18 से 30 साल के युवाओं की अगुवाई में आंदोलन शुरू हो गया। वहीं जब इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने वरिष्ठ पत्रकार राजू लामा से बात की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। नेपाल में जिस तरीके के गवर्नमेंट चल रही थी पिछले 1.5 सालों से, एक साल से ज्यादा हो गया है, तो बहुत सारी असंतुष्टियां, बहुत सारी जो है भेदभाव जनता के ऊपर थोपरे जा रहे थे। तो इसका पिछली कड़ी है सोशल मीडिया। जो 26 सोशल मीडिया को बैन करने की जो बात आई, मैं थोड़ी देर पहले
सुन रहा था डिफेंस एक्सपर्ट सर के मामले से। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चाइना गए हुए थे तियानजिन में, जो एससीओ के समिट में जी। तो उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे। वो चाइना से लौटने के बाद ये नहीं किया है। देखिए, ये इसको मैं नहीं मान। दरअसल आंदोलन की नींव भ्रष्टाचार और ओली सरकार के खिलाफ रखी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी ने आग में घी का काम किया। जानकारी के मुताबिक ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट जैसे सोशल साइट्स को बंद कर दिया। इसलिए सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर वहां के युवा उतरे। कई स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल दिखे। लेकिन अचानक ये आंदोलन हिंसक हो गया। नेपाल पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नेपाल की संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद संसद, राष्ट्रपति आवास, पीएम आवास के पास कर्फ्यू लगा दिया गया और फिर इस पूरे इलाके को सेना के हवाले कर दिया गया। सेना के मोर्चा संभालते ही तनाव और बढ़ गया। अब अहम सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैक्टर हो गया है कि जिसकी वजह से किसी देश में विद्रोह हो सकता है, या फिर नेपाल की नई क्रांति के पीछे सियासी दांव पेच शामिल है? तो दुनिया ने कई तरह की क्रांतियां देखी हैं, लेकिन ये क्रांति किताब या पेन वाली नहीं बल्कि कीबोर्ड वाली होगी, ये जरूर कही जा सकती है। नेपाल में जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। दावा किया गया कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ रहा, क्योंकि विपक्ष की सांसद सुमन श्रेष्ठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने लिखा कि नेपालियों को मारकर शासन करने वाली नेपाल सरकार एक कलंक है। प्रदर्शन से सुमना श्रेष्ठ ने लोगों को सड़क पर उतरने की बात बोली थी और वहीं भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ओली सरकार को हटाने के लिए कहा था। अब सुमना श्रेष्ठ ने युवा से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। राजनीतिक दलों से युवाओं के मंच को हाईजैक ना करने की सलाह दी थी। अगर आंदोलन में कुछ हुआ तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये भी बात तय मानी जा रही थी। इसीलिए बार बार यही बात कही जा रही है कि आज जो नेपाल जिस तरह से कल हिंसा की आग में भड़क रहा है, विद्रोह की आग में पूरी तरह से धधक रहा है, वो क्या कहीं ना कहीं राजनीति से ओतप्रोत है। बहरहाल अभी जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता का सबब है। आने वाले वक्त में क्या स्थिति नजर आएगी, ये देखने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का मंड्या रविवार की रात खूनी संघर्ष का गवाह बना। गणेश विसर्जन का जुलूस जैसे ही राम रहीम नगर की मस्जिद के आगे पहुंचा, पत्थरबाजों ने यहां पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वो इलाका पूरी तरह से रण क्षेत्र में बदल गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कुछ देर के लिए पुलिस भी बेचैन नजर आई। कमोबेश यही हाल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी देखा गया, जहां पर हनुमान चालीसा पाठ के दौरान पथराव की घटना में 3 लोग घायल हो गए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कर्नाटक के मंडिया में बीती रात भक्तिमय और उत्साह से भरा माहौल मातम में बदल गया, क्योंकि गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी हो गई और थोड़ी ही देर में पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पुलिस की परवाह भी नहीं, हमलावरों ने देखते ही देखते मकानों, मोटरसाइकिलों और दुकानों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस भी एक्शन में आई और लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। There was a protest march by a group of people. So it has been handled. All of them have dispersed after giving a memorandum. So the situation is fairly under control. We have enough deployment of officers and staff everywhere, including our striking forces. We are fairly in control of the situation. A lot of people have been taken into custody, verifying who is the actual accused. बताया गया कि दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में करीब 8 लोग घायल हुए और पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। An incident has happened in Mandya, Maddur. Some sort of a stone pelting, all that. It is now controlled. Police have already arrested few people and everything is under control. They have also capped Section 144 also. Everything under control. The entire state, 1 or 2 small incidents also happened, and one stabbing incident also had happened. So, we are controlling everything. Everything is under control. इतने भर से हालात नहीं सुधरे क्योंकि हिंदूवादी कुछ संगठन जैसे वीएचपी और बजरंग दल ने इस घटना को धार्मिक सम्मान पर हमला बताया और प्रदर्शन करते हुए बंद का आह्वान किया। Whenever is the Congress government in Karnataka, always the Muslims will always target police station or Hindu pilgrimage places, and most of they go against Hindus mindset. So in this we are strongly oppose the Congress MLAs over there and the Congress government. हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि जुलूस पर हमला जिहादी मानसिकता के लोगों का अपराध है, इसलिए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक जुलूस कट्टरता की भेंट चढ़ेगा। क्योंकि मांड्या के अलावा एमपी के बुरहानपुर में भी जिहादी मानसिकता वालों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की। जहां गणेश पंडाल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, तभी अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। अचानक हुई पत्थरबाजी से वहां लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान करीब 8 लोग घायल हो गए। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, बड़ी तादाद में वो लोग घटना वाली जगह पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया। कोई भी तत्व यदि शांति में खलल डालेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, कार्रवाई हुई है और मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इस तरह से किसी भी हरकत को कहीं भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई हुई है और सख्त होगी। असल में गणेशोत्सव के इस पावन पर्व पर हुई हिंसक घटना सिर्फ पत्थरबाजी नहीं, बल्कि भरोसे और सामूहिक सौहार्द की टकराहट है। 3 घायल
साथ हिरासत में। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगली बार धर्म के नाम पर ऐसे आयोजनों में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? और इस समय की बड़ी खबर नेपाल की राजनीति से जुड़ी हुई। नेपाल हिंसा को लेकर अब यहां पर गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में बिगड़ते हालात को लेकर इस्तीफा दिया। दरअसल कैबिनेट बैठक चल रही थी और उसके बाद में जिस तरह से यहां पर लगभग 20 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद में हालात की जिम्मेदारी लेते हुए नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया तो क्या पीएम भी इस्तीफा देंगे, ये भी चर्चा उठ रही थी। बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में पीएम ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शन में हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी ली गई है। तो एक बार फिर ये कहा जाए कि नेपाल में तख्ता पलट की स्थिति जो बन रही थी, अब उसकी बड़ी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। जेन जी आंदोलन में कई लोगों की जान जाने के बाद में पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा और उसके बाद में पीएम की तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया है। ये बड़ी खबर इस दौरान सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की घोषणा की। आपको बता दें, जिस तरह से हालात यहां पर बिगड़े, नेपाल में सेना को उतारा गया। और यहां आपको ये थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं मैं जानकारी, कैबिनेट मीटिंग में पीएम ओली को इस्तीफा सौंपा गया है और जिस तरह से यहां पर स्थिति बन रही है, उसके बाद में लगातार पीएम ओली का इस्तीफा विपक्ष की तरफ से मांगा जा रहा है। मैं यहां पर गलती दुरुस्त कर दूं, बड़ी खबर यह है कि यहां के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया, पीएम ओली को इस्तीफा सौंपा गया है। और इसी बीच नेपाल में जारी प्रोटेस्ट को लेकर बड़ी खबर यह है कि लगातार यहां पर बैठक चल रही है। बैठक में पीएम ओली, विदेश मंत्री, पूर्व डिप्टी पीएम शामिल हैं। बैठक में नेपाल में जारी प्रोटेस्ट को लेकर लगातार ये चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर, नेपाल में जारी प्रोटेस्ट को लेकर अब यहां पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बड़ा सवाल यही कि जिस तरह से गृह मंत्री ने इस्तीफा सौंपा, तो क्या यहां पर पीएम ओली भी इस्तीफा देंगे? उन पर भी लगातार आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यहां पर जो तमाम युवा सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। समझिए जरा, जिस तरह से सोशल मीडिया की लड़ाई थी, सोशल मीडिया की लड़ाई सड़कों पर किस तरह से आई थी, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन, और उसके बाद में देखिए काठमांडू में पूरा का पूरा संसद घेराव करने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ उतर पड़ी। दूर दूर तक आपको जन सैलाब नजर आएगा और यही तस्वीर सरकार की बेचैनी बढ़ा रही है। लगातार यहां पर हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि संसद का घेराव करने के लिए जब यहां पर युवा बैठ गए तो उसके बाद में यहां पर स्थिति ऐसी बनी कि सीधे सीधे सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा मोर्चा संभालने के लिए। पुलिस लगातार रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही थी। कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं। 20 लोगों की लगभग जान जाने की खबर है। स्थिति को देखते हुए लगातार कैबिनेट मीटिंग की जा रही है और नैतिकता के आधार पर नेपाल के गृह मंत्री की तरफ से इस्तीफा पेश किया गया है, इस्तीफा दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये जो बैठक चल रही है, इसमें चर्चा हो रही है क्या आने वाले वक्त में यहां पर तख्ता पलट होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। नेपाल में जारी प्रोटेस्ट को लेकर बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में पीएम ओली को इस्तीफा सौंपा है गृह मंत्री ने। उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर। आपको बता दें, कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है। नेपाल से सटा हुआ भारत का हिस्सा, उन सीमावर्ती इलाकों में भी कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। यहां पर भी लगातार सुरक्षा बल चौकसी बढ़ाए हुए हैं। भारत भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन नेपाल में जिस तरह से इस दौरान बड़े स्तर पर ये कहा जाए कि जन आंदोलन हो रहा है, उसकी तस्वीर बड़े स्तर पर सामने आ रही है और नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है।
और आइए अब बात कर लेते हैं कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की। 17वां उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 9 सितंबर यानी कि कल वोटिंग होनी है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये सवाल अब संसद के गलियारों में गूंज रहा है। कल ही देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। मुकाबला है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। एक तरफ एनडीए की सियासी ताकत है तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के समर्थन से नैतिक दम दिखाया जा रहा है। तो कौन बैठेगा भारत के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर? देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब ये कुर्सी खाली है और कल संसद में सांसद वोट देकर नया उपराष्ट्रपति चुनेंगे। इस बार चुनाव में दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। एनडीए की तरफ से हैं सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं और बीजेपी के पुराने नेता हैं। वहीं विपक्षी एनडीए गठबंधन ने उतारा है बी सुदर्शन रेड्डी को, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं। जानकारी के अनुसार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन मिला है बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, वाईएसआर का, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, डीएमके और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों का समर्थन मिला है। वहीं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो हैदराबाद के बेटे यानी कि रेड्डी को वोट देंगे। देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, ये है उनका कमेंट जो अखबार में आया है और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। दिस इज हिपोक्रेसी, ये गंभीर दिखावा है। कृपया करके सोल ऑफ द नेशन की बात आप न करें। और पार्टी के मंच से हम आपके इस आइए अब जान लेते हैं कैसा होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। कल संसद भवन में वोटिंग होगी। इसमें सिर्फ सांसद ही वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और नतीजे भी कल शाम को घोषित कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव निष्पादित किया जाता है, जिसमें सिंगल वोट के माध्यम से चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सांसद हैं, राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी और चुने हुए सांसद भी, और लोकसभा के सारे सांसद उसमें वोट डालते हैं और आधे से ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले को उम्मीदवार घोषित किया जाता है। और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो वहाँ पर एक विशेष पेन होता है, उस पेन पर निशान, उसके माध्यम से निशान लगाया जाता है। तो जो भी जाएंगे वो पेन उठाएंगे और वो पेन अपने पास से लेकर कोई नहीं जाता, वो जो निर्वाचन आयोग होता है उसी के माध्यम से वहाँ पर दिया जाता है और उसी विशेष पेन के माध्यम से ही टिक किया जाता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल का वोट का मतलब होता है कि जो वोटर है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वो वोट की प्राथमिकता तय करता है। पहली प्राथमिकता वो किसको दे रहा है, दूसरी किसको दे रहा है, तीसरी किसको दे रहा है। क्योंकि इस तरह के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वोटिंग की खास बात ये होती है कि उसको 50% से ऊपर चाहिए होता है। जैसे ही एबव 50% किसी को मिलेगा तो फिर आगे काउंटिंग हम बंद कर देते हैं। जब दो ही कैंडिडेट मेजॉरिटी से लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर 50% किसी न किसी का हो ही जाता है। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है। अब ऐसे में राधाकृष्णन की जीत की संभावना ज्यादा मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष को उम्मीद है कि कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं, यानी पार्टी लाइन से अलग वोट दे सकते हैं। अब देखना है कि राजनीति में कौन भारी पड़ता है।
उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन 9 सितंबर को होना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए ने अपने सभी सांसदों को इस प्रक्रिया से अवगत करा दिया है कि कब उनको सिग्नेचर करना होगा और कैसे उनको वोट देना होगा। ऐसे में चुनाव आयोग उनको एक स्पेशल पेन प्रोवाइड कराता है, उसी पेन से सिग्नेचर करना होता है, वरना उनका वोट अमान्य होगा। और अमान्य वोट न हो जाए, इसी के लिए चुनावी प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाती है, क्योंकि इस चुनाव में 50% से ऊपर के वोट मिलने पर ही उस उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।